हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से ऐसा लगता है कि आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड हो रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना थर्ड पार्ट, रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर। मेरा इतना बेकार प्रोनाउंसिएशन नहीं है यार, सही में रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर श्वेताब गंगवार का, जिसमें वो बात कर रहा है ध्रुव राठी और मोहक मंगल के साथ, जिनका चैनल है सोच। 3 पार्ट में मैंने करने का सोचा था इसे, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अब अगेंस्ट एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है तुम कौन हो, ऐसे सोचो। मैं एक सिंपल ऑब्जेक्टिव रियलिटी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। मोहक की तुमसे भी कम है, मेरी तुम दोनों से कम है। पीआर की बात हो रही थी। बॉलीवुड पे आ गए, वो हम तीनों से ऊपर हैं, उनकी पीआर में दम है, वो तो है। अब वही बॉलीवुड को हल्के से ऊपर चल जाओ, शाहरुख खान की बेटी की पीआर, वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, उसकी पीआर तब से शुरू हो गई थी। श्वेताब का उससे कुछ ज़्यादा ही फड्डा है। ये कौन है भाई, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है अपनी इमेज इंप्रूव करने में, बढ़िया इंप्रूव और मैनिपुलेट करने में ना दोस्त। हाँ हाँ, राइट, हाउ ही वांट्स और शी वांट्स टू बी मैनिपुलेट करने में। हाँ, सो अब शाहरुख खान अगर 600 मिलियन में बैठा है तो उसका बाप कौन है जो 10 बिलियन में बैठा है ना। So why would I buy when I know कि भाई मैं तुमसे रियल लाइफ में कभी कमरे में बैठ के तुम्हारी रियलिटी नहीं देखने वाला। I will never know how you actually think, तुम किस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हो। All I'm ever going to receive is actually the reason why Elon Musk is so loved is because Twitter पे he shows you okay आप bullshit exactly में वो है कौन। हाँ, इंसान के लेवल पे, वो हमारे लेवल पे आके डीसी कर देता है। This is also why Trump got popular, ना, क्योंकि he was not politically correct, like वो जो भी, and people are इसके अलावा इलॉन मस्क की भी पीआर भी कह सकते हैं हुई है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं उसके काम भी ऐसे हैं कि उसको प्रेस किया जाए। आज के टाइम पे अगर कोई एक बंदा आपको चुनना हो ना पूरी दुनिया में जो इसके काम का पॉजिटिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोलली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसके काम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, लेकिन नेट जब आप निकालते हो तो नेट इफ़ेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, और उसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट है आई गेस वो इलॉन मस्क की होगा इंडिविजुअल के तौर पे, क्योंकि वो लिटरली फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को धीरे धीरे लाइक खुरद के कमज़ोर कर रहा है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा अच्छा है, एब्सोल्युटली अच्छा, चाहे ना भी हो। और उसके लिए और भी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन उसको जिम्मेदारी इसलिए देनी पड़ी होगी क्योंकि उसने सिंगल हैंडेडली स्टार्ट किया था इस पूरे कॉन्सेप्ट को। इनफैक्ट रीस्टार्ट किया था जब ये कॉन्सेप्ट एक बारी अपना के छोड़ा जा चुका है 10-15 साल पहले। उसके बाद उसने उसको ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया, और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और उसका बहुत बड़ा काम, जैसे कहते हैं कि स्पेस एक्स में उसने रीयूजेबल रॉकेट बनाए जिनको कि दोबारा से यूज़ किया जा सके। अब फ्यूल की और रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा लाइक कितना ज़्यादा सेव होगा। और उसकी पीआर का पार्ट इसमें ये है कि इसमें दिखाए कि जितनी भी उसे प्रॉब्लम आई, कई बार असफल होने के बाद, बैंकरप्सी के बॉर्डर पे पहुंच जाने के बाद भी उस बंदे ने कंटिन्यू किया और अचीव किया। तो उसकी एक स्टोरी भी है, ठीक है, और उसमें थोड़ी बहुत पीआर का कमाल होगा, लेकिन उसमें रियलिटी भी है मेजॉरिटी। तो ये सारे रीज़न है आई थिंक कि इलॉन मस्क को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और ट्विटर ऑफ कोर्स चेरी ऑन द केक। politicians they censor कि वो क्या बोल रहे हैं। I think ट्रम्प और इलॉन मस्क में बहुत स्टार्क डिफरेंस ये है। ट्रम्प न्यू टेलीविजन, ट्रम्प बिकॉज ही केम फ्रॉम टेलीविजन प्रेडोमिनेंटली, उसको ये नहीं था कि इलॉन मस्क अपील्स टू नॉट 40-50 years old, जो कि ट्रम्प ने अपील किया, द टेलीविजन पॉपुलेशन, जो कि अगर हम इंडिया में होते तुम्हारे माँ बाप होते हो, राइट, जो कि देख के कहते हैं हाँ लाइक तुम्हारे साउथ पार्क में वेयर माय कंट्री गाउन, ये वाली फीलिंग है जो कि हमारा देश जा रहा है, समझ रहे हो। उसने वाली फीलिंग लाई की और बेवकूफ बनाने की टेलीविजन पे मैं कैसे करता हूं। इलॉन मस्क हमारी जनरेशन में करता है मीम्स या साउथ का एक्सेंट भी कह सकते हो, जो कि अभी तुम एक हमारे 40 साल वाले या 42-50 के आदमी को क्या बकवास है, वो नहीं रिलेट कर पाएगा उससे। तो आई थिंक दोनों में वो डिफरेंस है। बट आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि बिल गेट्स रियल लाइफ में the amount of power that he has and his money still piles up, it keeps on piling up भाई, वो ना कुछ नहीं मुझे लग रहा है जा रहा कहीं भी, ठीक है। and the thing is that only कि रियल लाइफ में उसका क्या है,
वो मुझे कभी नहीं पता चलने वाला किस लेवल का प्लेयर है वो रियल लाइफ में, किस जहां पे उसकी रियल मोटिवेशन कहां ऑपरेट कर रही है। आई हैव नो अरे फकिंग भाई आइडिया। इतना बहुत सफल मुश्किल हुआ है, है तो सही प्लेयर बात तो है। है ही। So I would much rather be like I am skeptic bro rather than कि मुझे नहीं लगता है कि आदमी सही कर डेफिनेटली रहा है। मैं भी स्केप्टिक ही हूँ उसको लेकर, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ ये भी नहीं कह सकते कि सारे बिलियनियर्स ही बेकार हैं या Yeah. सभी की ऐसी थिंकिंग है। Well, okay, अब पॉलिटिक्स से बात करें तो तुम दोनों के व्यूज क्या हैं बिलियनियर्स या इनको मैं कहूँगा भाई you know these type of entities जब they weigh in on politics all over मैं हर किसी भी कंट्री के आप बिलियनियर्स हो सकते हो when they are have their fingers inside politics what are your views तुम दोनों क्या सोचते हो उसके बारे में? एक तरह से बहुत ही गलत सिस्टम है ये कि बिलियनियर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिटिक्स को। एक्चुअली यही कैपिटलिस्टिक सिस्टम है आज के दिन की, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इलेक्शन जीतता है और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इलेक्शंस को वो पॉलिटिशियंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐड करने की ज़रूरत है कि ये जो मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी है इसकी प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या कहेंगे मिडिल एजेस के बंगाल में भी थी। मिडिल एजेस क्या है, इनफैक्ट जब अंग्रेज़ आ गए थे, लाइक अर्ली मॉडर्न पीरियड जब अंग्रेज़ों की इंडिया में एंट्री हो गई थी, उसके बाद जो जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल के बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, सेठ थे, इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं, क्या कहना चाहिए, व्यापारी कहना चाहिए, ट्रेडर्स जो थे, जो बहुत रिच थे, वो फंड करते थे कभी बंगाल के राजा को, कभी अंग्रेज़ को, इनकी कैंपेन्स को। वो कैंपेन मतलब जो एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध करते थे, उसको फंड करते थे ये बड़े बड़े लोग। सेम इंग्लैंड में होता था। इंग्लैंड और फ्रांस की कंटिन्यूसली लंबे समय तक लड़ाई चली है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, और वहाँ के जो बड़े बड़े बैंकर्स होते थे वो फंड करते थे एक बंदे को दूसरे के अगेंस्ट। इस चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। रियलिटी है, मैं क्या बताऊं, यही है जो और उस वक्त कोई डेमोक्रेसी नहीं थी ना इंडिया में ना इंग्लैंड में, और ये अमीन यहाँ हो रहा है तो और जगहों पे भी होता ही होगा ये चीज़। तो आज के दिन एग्जिस्ट करता है। बट क्या तुम ऐसे नहीं कहोगे कि वो भी तो सिटीजन है, जितनी राइट तुम्हारे पास ओपिनियन देने की उतनी हाँ, उनके पास लेकिन होनी चाहिए। उनका पैसा जो उनके पैसे की पावर हम सब के मिलियंस ऑफ वोट्स की पावर से कहीं ज्यादा है। Yeah. ये सिस्टम का Like, फ्लॉ है, coming- कहा जा सकता है। ये बोलो। प्लीज प्लीज नहीं मैं कहीं और ही जा रहा था, तू बता। नहीं, मैं बोल रहा था जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, जो फिलोसफी किंग वाला, you know, the good leader also. Yeah. I feel the benchmark for those leaders should be कि जैसे कुछ leaders होते हैं where the success of whatever you're measuring depends totally on that. For example, जैसे विराट कोहली है, मान लो, he is the captain of the Indian cricket team. If he goes away or he retires and the team becomes worse, then he wasn't a good leader. But good leaders should build good institutions that outlast them, right? Very good. That's how I feel political leaders should be measured. It's not. It doesn't matter if you replace Narendra Modi today with another leader, will India still progress in that direction? If yes, then he was a great leader because he built the right institution. Yeah. Regardless of the party. क्योंकि Yeah, I regardless of feel the party. in a certain way, just like जो तुमने कहा ना about Nitin Gadkari of the same party. I think you know वो बंदा काफी है with regards to like you know work and चीजें build करना चाहता है, and he himself basically criticizes his own bureaucracy party में जो है कि you know बाबू जो जैसे काम हो गया वो सब चीजों कुछ दिनों पहले उसकी एक स्पीच आई थी, उसने उधेड़ के रख दिया था जितने भी क्या कहते हैं उनको नौकरशाह, यानी कि जो IAS वगैरह जो थे, उनकी जो पूरी की पूरी कैडर थी उस स्पीच के दौरान, और अपनी खुद की पार्टी के अगेंस्ट भी वो बोल देता है अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है। जैसे कि स्वामी, वो एक दूसरे लीडर है, उनका नाम क्या है, शिव नारायण स्वामी या समथिंग स्वामी, वो भी ऐसे ही है। बट या कौन तो तू बेसिकली कह रहा है पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस क्या छोड़ के जाता है एक लीडर, राइट? बी जजिंग But दैट any leader can be like a CEO also, right? पर अगर तुम्हारी कंपनी का performance is too dependent on that individual, not the system that individual created, then that's a bad CEO. Because the success will not continue. जब वो CEO चले जाएगा तब शायद success continue नहीं होगी. लेगेसी नहीं रहेगी। और यहीं पर वो लॉज आते हैं, जिस तरह के लॉज पास किए जाते हैं
उसको देखकर भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई पॉलिटिशियन किस तरह का है। अगर आज के दिन फॉरेन फंडिंग को लीगलाइज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो अभी जैसे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो कहते हैं बहुत अच्छी चीज करी, पार्टी को पैसा मिल जाएगा ज्यादा। लेकिन तब क्या होगा जब वो पार्टी पावर से हटेगी, तुम्हारी जिस पार्टी को तुम हेट करते हो वो पावर में आएगी और फिर वही चीज वो करेगी। ये तुझे पता नहीं है, मैं पॉडकास्ट देख रहा था एंड आई थिंक वहाँ पे उस लड़के का नाम मुझे नहीं पता, उसका चैनल है ओपन लेटर करके। उसका देखा एंड था आई मैंने थिंक वो कि राइट कुछ विंग, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, मे बी कंजर्वेटिव या थोड़ा सा राइट विंग का सेंट्रिस्ट होगा, मुझे नहीं पता। ही सेड द सेम थिंग, वेरी सेम थिंग जो तुमने अभी बोली। इट्स लाइक कि लोग ये रियलाइज नहीं करते, लोग बड़े इसमें चौड़ में आ जाते हैं या इस बिलीफ में बड़े स्ट्रांग होते हैं कि ये जो आ रहा है नया लॉ सही है, ये जो चेंज कर रहे हैं करने दो, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इसको लॉन्ग टर्म में देखो दैट सिर्फ ये अभी तक तुम क्यों देख रहे हो कि ये अभी फायदा उठाएंगे, लाइक व्हेन दिस अदर पीपल और आगे चल करोगे, वेरी यू आर वेरी राइट कि चीजों को लॉन्ग टर्म से देखना। मुझे आई लाइक दैट गाय ओपन लेटर, क्या नाम है उसका? आई डोंट नो हिज रियल नेम, आई जस्ट नो कि उनका चैनल है, पर आई लाइक हिम बिकॉज़ से आई मीन देयर आर मेनी व्यूज जो उनके हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता, बट द रीजन व्हाई आई लाइक हिम इज दैट ही डजंट अपील टू इमोशन बट ही अपील्स टू रीजन, लाइक ही इज नॉट लाइक तुम्हें इमोशनल नहीं करता वो जब वो व्हेन ही इज टॉकिंग, व्हिच आई लाइक। ओके, तो एक तो लीडर अच्छा, इमोशनल करने वाले भी घूम रहे हैं। one who leads for example infrastructure policy and get good institutions behind, but also वही बात आ गई ना सिस्टम की, कि अब हम बात करें लेट्स जस्ट से ओके चाइना, हाउ डू यू सी चाइना? चाइना में तो कोई बिलियनर नहीं है जो कि हमारे सुप्रीम जी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनके इलेक्शन तो चलो होता ही नहीं है बट हाउ व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ लाइक चाइना, या फिर तुम्हें लगता है कि इंडिया चाइना के जो भी सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग से लेके यू नो जो भी इकोनॉमी जो भी चल रही है उससे क्या क्या हम सीख सकते हैं? असल में बात क्या है ना कि पावर को सेंट्रलाइज करना अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो तुम बिलियनियर्स के हाथों में पावर दे दो जो कि डेमोक्रेसी में होते हुए दिखता है, कैपिटलिज्म में होते हुए दिखता है, या फिर चाहे तुम एक सरकार के हाथ में पावर दे दो जो कभी पावर से नीचे नहीं जा सकती, जो पार्टी को तुम पावर में से हटा नहीं सकते। तो डिक्टेटरशिप दोनों तरीके से हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी की हो जाए चाहे बिलियनियर्स की हो जाए, ओलिगार्की हो जाए, दोनों नहीं हो सकती यार। डिक्टेटरशिप जो ओलिगार्की है ना वो प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी में ये ऑक्सीमोरन हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बन जाएगी। या तो अगर किसी कंट्री फॉर एग्जांपल ओलिगार्की, लास्ट वर्ड श्वेता आपका सुनने में आया था, जैसे रशिया है वो ओलिगार्की है बट उसको कोई डेमोक्रेसी कहता भी नहीं है कि वो प्रॉपर डेमोक्रेसी है। और चाइना तो खैर है ही प्रॉपर डिक्टेटरशिप, एक पार्टी वन पार्टी रूल है। दोनों ही बेकार चीज है। हाँ, ओलिगार्की एग्जैक्टली। और सेंट्रलाइजेशन डबल एज स्वॉर्ड है ना बेसिकली, लाइक सबको टू बी ऑनेस्ट लाइक बट हाँ ये बात बहुत सही है कि कभी भी पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। जब भी पावर सेंट्रलाइज होती है, जो कि सोवियत रशिया में हुआ था, तो करप्शन बढ़ती चली जाती है क्योंकि लोगों के पास एक्सेसिव पावर्स आ जाती हैं, लिमिटेड लोगों के पास एक्सेसिव पावर आ जाती है और ऑफ कोर्स पावर का मिसयूज होता है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। everyone wants a dictator, I forgot but they किसका want quote था dictator ये। that they like. that they like exactly। Yeah, but why is लोग that? भूल जाते हैं Yeah. पर लोग भूल जाते हैं कि वो you don't get to choose the dictator. Yeah. But have you noticed this sentiment? I'm pretty हमारे sure वहाँ बड़ा दोनों शौक है चीज़ों को dictator का India, यार। India में देखता हूँ a lot of guys people are like India में होनी चाहिए एनार्की। एनार्की What are you saying? एनार्की का शौक नहीं है इंडिया में। इंडिया में ऑर्डर, एनार्की तो होता है ना केओस की डिमांड। इंडिया में ऑर्डर की बहुत डिमांड है। लोग चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाए जो कि बिल्कुल यू नो लाइक आयरन फिस्ट के साथ या फिर आयरन हैंड जो भी उसे कहते हैं उसके साथ कंट्री को रन करे। इंडिया में रीजन ये हो सकता लाओ है, यार डिक्टेटरशिप यार। हाँ डिक्टेटरशिप रीजन हो एग्जैक्टली, सकता है कि इंडिया में एनार्की कभी नहीं। लोगों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि एक्चुअली डिक्टेटर कर क्या सकता है। यूरोप में लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पर लोग 2 बार सोचते हैं ऐसी चीजें कहने से। यूरोप यार हमारे से ना इस चीज़ में थोड़ा आगे भी चल रहे हैं। वो लोग ओवरऑल पॉलिटिकल अवेयरनेस में हमसे लगभग 150 साल आगे हैं जनरली, एक ओवरऑल पूरी सेंस में। हमारे दिमाग में पता है मुझे क्या लगता है, द डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटर आती है, आदमी सोच रहा है एक स्ट्रॉन्ग अमेजिंग छत्रपति शिवाजी महाराज टाइप लीडर होगा वो, बेनेवोलेंट डिक्टेटर। हाँ एग्जैक्टली। हम क्योंकि डिक्टेटर का रेफरेंस पॉइंट हमारी हिस्ट्री में है ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे इन्वेडर थे।
इंडियन के दिमाग के हिसाब से देखो कि बाहर से आके किसी ने हमारे को लूटा तो वो तो इन्वेडर है, तो वो इंडियन है ही नहीं। हाँ और हमारी स्टोरी का इंसान मोनार्कियल टर्म में यानी कि वन मैन रूल में जो आ रहा है वो हो गया शिवाजी। आई डोंट थिंक उनके अलावा कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं था, बट एक वही वी गो बैक टू राइट। एंड आई थिंक हमारे दिमाग में होता है कि जो डिक्टेटर हम जो चाह रहे हैं अनकॉन्शियसली बोलने से सोच ही नहीं रहे जो वो यही है। हम सोच रहे हैं कि ना शिवाजी महाराज टाइप कोई इंसान होगा, वो कंट्री को वापस लेके जाएगा उसी लेवल पे, और जितने भी हैं लेफ्ट राइट पुशुम करके सबको हटा देगा। दैट्स आई थिंक द डेफिनेशन वी हैव। और मूवीज में भी नहीं यार, शिवाजी महाराज जैसे और भी कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल महाराजा रंजीत सिंह भी उसी कैटेगरी के नॉर्थ में उसी लेवल के कैरेक्टर माने जा सकते हैं, जो कि इंडिक बैकग्राउंड से थे और जिन्होंने कि लाइक जिसको कहते हैं कि ब्लो बैक दिया था और पे बैक लिया था, पे बैक दिया था। तो ऐसे लोग हैं। और साउथ में तो खैर अक्सर ही चोला अम्पायर वगैरह, चोला किंगडम वगैरह, ये लोग अक्सर ही उठ जाया करते थे। अक्सर ही इनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे जनरल डिस्कशन का जो स्कोप है उसके अंदर। ये मेन प्रॉब्लम है। अदरवाइज है कैरेक्टर तो बहुत है यार, एक से एक बढ़िया ज़बरदस्त। यही दिखाया जाता है मूवीज में। रजनीकांत आया और कैसे वो चल के जा रहा है, उसके पीछे सारी डेवलपमेंट होती जा रही है। और नायक बदल डाला। अनिल कपूर एक दिन में सब कुछ चेंज कर लेता है। नायक वो भी प्यार करते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाता है खेतों में, ठीक है, ये मत भूलो, उसके पास टाइम है। अरे वो एक दिन में नहीं आता, वो बाद में जाता है। वो जब प्रॉपर बन जाता है तब जाता है। वो एकदम से जैसे अटैक होता है, सीक्रेट सर्विस की खोपड़ी से निकलती है, गोलियों से अटैक शुरू हो जाता है। उससे पहले दोनों गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे बैकअप क्रू के साथ। इतना टाइम है, ठीक है, सीएम के पास। बट आई अंडरस्टैंड। तो ये चीज तूने सोची है कभी कि लाइक ये भी अगर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आ जा रहा है कि किस लेवल का मे बी सोशल इंटेलिजेंस हमारे देश में डाउन है, क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं एनार्की मतलब क्या होता है। एनार्की कह लो या एनार्की, या फिर डिक्टेटरशिप से जो कि कहते हैं ना कि अरे करने दो ना। मैंने कितने लोग को पता है कैजुअली बात करते सुना है, अरे मोदी जी कर लें यार, डिक्टेटर बन जाएं यार। आई थिंक श्वेताब ना एनार्की और डिक्टेटरशिप को मिक्स आई गेस वो नहीं कहना चाह रहा है, या पता नहीं अनजाने में कर रहा है। एनार्की और डिक्टेटरशिप दो डिफरेंट सिचुएशन है। एनार्की है सोमालिया में, डिक्टेटरशिप है बेलारूस में। ये फ़र्क है इन दोनों में। एनार्की में अफ़गानिस्तान में एनार्की आने वाली है अब, यूएस ट्रूप्स के पुल आउट होने के बाद, या फिर इस वक्त कह सकते हो कि एनार्की है, इस वक्त हो चुकी है स्टार्ट एनार्की अफ़गानिस्तान में। बेलारूसिया में, तुर्कमेनिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, इन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप है। चाइना में डिक्टेटरशिप है। चाइना में थोड़ी सी कह लो कि थोड़ी सी बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप है तुर्कमेनिस्तान से अगर कंपेयर करो फॉर एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी अभी हैं और जो डिक्टेटरशिप वाले मोदी जी होंगे वो मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्लीज यहाँ पे मतलब ना यहाँ पे कोई लेफ्ट विंग बात चल रही है या लिबरल बात चल रही है। मैं यहाँ पे जेन्युइनली सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस की। वो इंसान को लगता है वो जो अभी चल रहा है इट विल बी एग्जैक्टली दैट विद जस्ट अ लिटिल मोर पावर। बस ये मोदी जी के हाथ खुल जाएंगे। मोर पावर नहीं, आई थिंक लोगों को लग रहा है कि चीज़ें तेज़ी से होने लगेंगी जो उनको उम्मीद है जिन चीज़ों के होने की। उनको फिर वो नहीं होगा ना कि बिल पास करने बेशक, के लिए वोट हाँ एग्जैक्टली, यही हो जाएगा, पर देश फर्राटे के धड़ाधड़ सीधे प्रोग्रेस करेगा। ये है, मैं सुना यार ये चीजें मैंने, बट लोगों से वो ऐसे सोचते हैं डिक्टेटरशिप इज दैट। Because I think people compare India to China ना, उनको है कि that could be one reason कि देखो चाइना तो डेमोक्रेसी नहीं है और देखो उधर कितनी प्रोग्रेस हुई है। वो भी एक और रीजन है डेफिनेटली। एंड लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि इतने इलेक्शंस होते हैं, बिल पास नहीं होते, क्रिमिनल जेल में नहीं जाते, वो तो उनको लगता है कि डिक्टेटरशिप जैसे इमरजेंसी में एक फेमस टाइम थी जो डिफेंड कर रहे थे इमरजेंसी कि अब तो ट्रेन्स तो टाइम पे आ रही है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ऐसा कोई कह भी रहा था। हाँ, people used to defend that now people go to work सब टाइम पे हो रहा है, which is the कर्फ्यू लग गया तो सब टाइम पे तो हो रहा है यार। गो ऑन, वाओ यार, which is the क्या बोलते हैं, जैसे जो डिज्नी कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है कि that things are in order and democracy is so chaotic and India वैसे इतना chaotic country है, different cultures, different languages, and then they feel that the dictatorship will just organ। आई थिंक यही प्रॉब्लम है इंसान के पास, जो होता है ना उसको वही सबसे बुरा लग रहा होता है, और जो नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का नेचर ही बाय इट्स नेचर इंडिया एक बहुत क्योटिक जगह है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा लाइक
चाहते हैं कि किसी तरीके से ऑर्डर ज़्यादा इम्पोज हो सोसाइटी में, लाइक क्या कहते हैं उसे, क्रेव करते हैं ऑर्डर के लिए। Organize this chaotic country. Do you also, एक बात मुझे बताना, do you also believe, ये मेरी थ्योरी है कि हमारे देश में when we were like जब बच्चे थे हम लोग पढ़ रहे थे, हमें पढ़ाया नहीं गया ढंग से हिटलर, जो बेसिकली तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 का जितने भी डिक्टेटरशिप थी लास्ट, उसके बारे में हमें बताया नहीं वो हॉरिफिक कितनी थी, क्योंकि होलोकॉस्ट वर्ड मैंने बहुत लेट इन माय लाइफ सुना है कि होलोकॉस्ट कुछ होता है। जेनोसाइड मैंने पढ़ी ही नहीं थी हिस्ट्री बुक्स में कि यहाँ जेनोसाइड हुई है। पढ़ा तो था मैंने हिस्ट्री बुक्स में इसके बारे में, लेकिन उस वही वाली बात है। हमारे हिस्ट्री बुक्स को बहुत तगड़ा वाइट वॉश किया गया है, लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। वो तो में रट्टे मार के पढ़ाई जाती है, तो कोई चीज इतने लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती। बट और- मैंने ऐसे पढ़ा था ना, तो आई टेल यू, 2 चैप्टर उठा लो, नेपोलियन और हिटलर। एज अ पर्सन मुझे दोनों बड़े सेम लगते थे, बड़े फैसिनेटिंग, अच्छा। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हिटलर और नेपोलियन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। डिक्टेटर दोनों थे, लेकिन नेपोलियन वेंट लाइक एक रिस्पेक्टेबल वे में, उसका म्यूजियम्स हैं, ठीक है, आज फ्रांस में। तुम्हारा हिटलर का मैं वही देखता हूँ कि भाई मुझे पता ही नहीं कि किस लेवल का साइको था, कि रेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसी, सब तुम्हारा जो भी था, तुम्हारा लाइक जो भी लेवल के हॉरिफिकनेस जो करी है, वो बहुत बाद में पता चला। और मैं चीज देखा, मेरे को याद है, वो लिटरली इतनी साइको है फ्रेंड्स वो हुआ बंदा करती थी एक। फीमेल, वो अपने उस टाइम पे ऑर्कुट हुआ करता था, बायो में लिखती थी कि आप फेवरेट डिक्टेटर या हिटलर लवर। माइन काम्फ फेवरेट बुक बहुत सारे लोगों की इंडिया में है। नहीं पढ़ी, बिकॉज़ हमें पता ही नहीं था। आई थिंक आज से 3-4 साल पहले मैंने न्यूज़ देखी थी, किसी ने अपनी फैशन ब्रांड की दुकान खोली हिटलर के नाम से, और फिर वो न्यूज़ आई थिंक फ्रांस 24 पे या पता नहीं किसी जर्मन न्यूज़ चैनल पे उसको न्यूज़ कवर कर रहे थे उस चीज़ पे। मैं यहाँ पे 2005 की बात कर रहा हूँ, लोगों को पता नहीं था कि लाइक, तुम्हें एक जोक बताता हूँ, पता है, एक जर्मन इंसान का मैं पढ़ रहा था तुम्हारे फोरम्स में कि इंडियंस को एक्चुअल में, ये एक्चुअल में जनरल नॉलेज के हिसाब से हिटलर कितना रिवाइल्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इंडिया में नहीं नहीं, आइडिया है। नहीं इट्स है। लाइक वो एक इंसान आया होगा जर्मन, वो रेस्टोरेंट में हुआ किसी, ठीक है, तो वेटर आया, उसने खाना ऑर्डर किया, उसने वेटर पूछा कहाँ से हो, उसने कहा जर्मनी से। कहता ओ हिटलर। जर्मन तो कह रहा ये चीज थी कि उसके लिए अरे हमारे माँ बता रहे हैं हिटलर, हमारे तो कॉमन वो होता है ना जोक कि टीचर हिटलर बन रहा है, right? या माँ बाप ऐसे कह रहे हैं यार क्या हिटलर है यार, इतना हिटलर की तरह करते थे हमारा। और ये भी बड़ी कॉमन चीज है, कोई फॉरेन कंट्री से आता है तो उसके उस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज आपके दिमाग में आती है उसका नाम लेते हो सबसे पहले। सोचो जर्मन से आ रहे बेचारे, उनको कह रहे हो हिटलर। मर्सिडीज बोल देते हैं, BMW बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको कहाँ रिड्यूस करके कहाँ पे लाके हमारे रख दिया तुम। ये आई थिंक इंडिया, किसी ने आर्टिकल लिखा था इंडिया पर, यहाँ जैसे लोगों को पता नहीं था कि जैसे हिटलर का क्या सिंबलिज्म है आज की दुनिया में, लाइक व्हाट डज द वर्ड इवन मीन, एंड पीपल वुड वेयर लाइक जैकेट्स में हिटलर लिखा हुआ है, एंड यू नो लोगोज हैं उनकी पार्टी के। और ये म्यांमार में भी मैंने देखा था कि अपने बाइक में जो बाइकर गैंग्स होती थी वो लोगो रखती थी हिटलर नाजीज के, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या यार करते हैं। हिटलर का नाजी, हिटलर का लोगो तो था ही स्वास्तिका। वही बात कर, बिल्कुल सही कहा मैंने भी। आई थिंक NSDAP का कि काफी तुम्हारे ईस्ट एशियन कल्चर में भी आई वुड से एज फार एज तुम्हारे, जैसे फॉर एग्जांपल जापान का कॉलोनियल पास्ट है, सुना था कि वहां पे भी ऐसी वर्शिप करते हैं, इसको यूज करते हैं। जापान का फॉर एग्जांपल कॉलोनियल पास्ट है, किसी को नहीं पता इंडिया में भाई, बहुत तगड़ा मैसेकर ऑफ नानकिंग भाई। एक टाइम पे भैया मैं कटाइया में चाहिए जापान में। जिसको भी जापान की ब्रूटैलिटी पढ़नी हो, एक मैसेकर ऑफ नानकिंग हुआ था चाइना में, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैसेकर। आई मीन मैसेकर ब्रूटल क्यों होता है, लेकिन वो अपने आप में ही है। कोरिया के साथ उन्होंने क्या किया है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ उन्होंने क्या किया है, खतरनाक। एक टाइम पे छोड़ो, इंडिया के आजाद होने के बाद भी या उसी टाइम के अराउंड तक करते रह रहा था वो। हाँ उसका तो बम तभी तो गिरे ना उस पे। हाँ, एक तो टेस्ट करना था अमेरिका को, बस देखना था कि ये क्या चलता है कि नहीं चलता, बम जरा गिरा दो। नहीं भाई, टेस्ट नहीं करना था, ये मजाक वाली बात नहीं है। जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया था अमेरिका के बिल्कुल हर तरीके के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी। उसने पर्ल हार्बर भी कर दिया उसके बाद अमेरिका, लेकिन और पर्ल हार्बर करने के बाद भी वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे। कामिकाजी पायलट्स के थ्रू हमले कर रहे थे, जो कि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या खुद खुश टाइप के जो पायलट होते हैं। उसके बाद अमेरिका ने पहला
बॉम्ब आई थिंक हिरोशिमा में गिराया है, ये पहला नागासाकी में गिरा, पहला शायद हिरोशिमा में गिराया और नागासाकी में आई थिंक उसके 3 दिन बाद गिराया दूसरा बॉम्ब। तभी पहला बॉम्ब गिरने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तब दूसरा बम गिराया, तभी भी सरेंडर नहीं करने, जो जनरल थे वहाँ के वो तब भी सरेंडर नहीं कर रहे थे। वहाँ का जो किंग था हिरोहितो, उसने डिसाइड किया नहीं हम सरेंडर करेंगे, इसलिए उनको गिराने पड़े। दूसरा जिस लेवल की चीजें जापान ने भी करी है ना, वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो पता लगेगा कि वो भी जर्मनी के लेवल तक ही जो हिटलर कर रहा था उसी लेवल के काम कर रहा था वो। बिल्कुल जापानीज बिल्कुल के साथ जो किया है और कोरियंस के साथ जो किया है, अगर तुम Exactly. देख लो जापान स्ट्रीट्स में, अरे भाई साहब जापान ने अलग लेवल की कटाई मचाई ब्रूटैलिटी में। आ जाओ, रेप किए भाई बहुत Japanese culture ज़बरदस्त। बहुत racist है। आज तुम्हारे भी तुम उनकी अगर रेप सिर्फ की Korean किए हुए है, generations हैं Japan, alive. Korean, they hate each other for this reason. Koreans because you know ये and Japanese जो सब culture है अंदर ही अंदर, they are very proud of Japanese, so they think very lowly of Chinese people, Korean people, they think उनको नीचे रखते हैं, उनको सोचना है। तो वो तो predominantly तुम्हारा Proud होगा ना तो colonial अभी वाला भी कि हम better हैं। उनकी ये भी थी बड़ी फेमस टेक्निक वो यूज करते थे वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज, कि अपने फाइटर प्लेन्स भेजते थे सुसाइड में। कामिकाज़ी। पायलट्स को पता था कि वो मर जाएंगे। हाँ, क्या नाम था? कामाकाजी। कामिकाज़ी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो ये करना भी जतलाता है कि किस लेवल तक वो सोच रखते थे। क्योंकि तुम जापानीज अब तुम वो ऑनर कल्चर है ना, सामुराई सो तुम एक चीज समझना, गर्दन कटवा लेता तुम है। एक कल्चर की बात कर रहे हो जो कि एक अलग ही लेवल पे जिया है। ऑनर कल्चर बहुत तगड़ा है यार। ऑलमोस्ट तुम्हें बता नहीं सकता कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जिसमें जापानीज कल्चर ने या इनकी हिस्ट्री ने इम्पैक्ट नहीं किया। ठीक है, राइटिंग आई थिंक जापानीज ने चाइनीज और सारी जो राइटिंग है इनको इन्फ्लुएंस किया, या उधर के यहाँ पे हो सकता है, मैं थोड़ा सा कहूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर जापानीज राइटिंग से ही चाइनीज लैंग्वेज और सब तभी के लिए सिमिलर लगती है वो आई है। बट वो छोड़ दो, अगर तुम्हारा पेंटिंग में आ जाओ, आर्ट नूवो जो स्टाइल है पूरा, वो जापानीज वुड ब्लॉक पेंटिंग से आता है। आज आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा, जापानीज तुम्हारे उधर से बहुत ज़्यादा वो किया इन्फ्लुएंस तुम्हारा। चलो वो हटा दो, आर्ट और कल्चर वो हटा दो, लेकिन मैं सिंपल फाइटिंग फूड यार, उनका फूड बहुत फेमस जुजुत्सु, है जूडो, फाइटिंग में। हाँ, तुम्हारी स्वॉर्ड फाइटिंग, ठीक है, जितनी भी हो गई तुम्हारी आइकाडो, पता नहीं कितनी सारी आर्ट टेक्निक्स हैं जो उनकी जुजुत्सु तलवार को होती है, सबसे ज़्यादा वो कटाना, कहते हैं, जापान से आई है। सबसे फेमस तलवार। तो तुम चीज़ों में घुसते चले में बदल जाएगा, ये देश बहुत अलग ही लेवल पे कर रहे थे चीज़ें। सामुराई वॉरियर थे इनके पास, निंजा वो थे, इनकी वॉरियर की कोड तुम पढ़ लो कि अगर आप डिसऑनर हो गए, हार गए तो आप सेपुको खुद कमिट ही कर लेते हो। सेपुको पता है ना, चाकू लेते हो, पेट के लेके पेट के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। तो सामुराई वर्ल्ड वॉर 2 कल्चर। में जितने लोग ही अमेरिकन कहते हैं ना, 2 जगह गए, राइट, एक पैसिफिक में गए और एक यूरोप में गए। हाँ, जो लोग यूरोप में गए उन्हें कहा जाता है ये लोग ऑब्वियसली वॉर थी, बट इन्हें आइडिया नहीं है इन्होंने क्या अवॉइड किया, क्योंकि 2 वो हो गए ना, एक हो गई आर्मी और एक मरीन्स हो गया अमेरिकन। मरीन्स गए थे पैसिफिक वॉर में, तो पैसिफिक वॉर में गए थे। वो जो लौट के आए थे उनकी जब बुकें आई हैं, पता पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। ऐसे पैसिफिक सीरीज भी है, देखी तुमने स्टीवन स्पीलबर्ग की, टॉम हैंक्स की, वो देखो द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा। और जो वो लेके आए थे वापस जापानीज से लड़के, वो कह रहे हैं वो आप बता नहीं सकते, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जापानीज सोल्जर कभी क्विट नहीं करता। ठीक है, वो क्विट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसकी गन चलेगी उसके पास एक कटाना पड़ी है, तो या तो वो सरेंडर होगा तो अपना पेट काट के निकाल देगा, या तो वो अपने मरते दम तक जापानीज सोल्जर लड़ता है। तो एक अलग ही आप ब्रीड ऑफ इंसान से लड़ रहे हो, ऐसा सोचो। तो जो वो गया था, और दूसरी चीज जापानीज सोल्जर ये नहीं कि अटैक कर रहा है, वो रात को 12 बजे आ जाएगा आपसे लड़ने, 2 बजे आ जाएगा, 4 बजे आ जाएगा, तलवार लेके समझ रहे? तो आप कभी भाई ये कर रहा स्टीरियोटाइप गलत हो गया भाई थोड़ा सा इधर। और जहाँ मतलब जो कंडीशंस में वो लड़ रहे थे, जैसे जो साउथ ईस्ट एशिया, they were like disease infested and much different कि यूरोप ट्रॉपिकल is Yes. very like you can say Beautiful. similar to the US, एस्थेटिक, right? एनवायरमेंटली बढ़िया। तुम्हारे ये लोग Weather आइलैंड्स अच्छा। लड़े थे, पेलुलू हो गए, ओकिनावा हो गया, तुम्हारा ये सब हो गया, ये सब बहुत ही भाई वेदर पर जो स्टालिनग्राद में जिन्होंने रशिया में लड़ा है ना, उनका भी बहुत बुरा हाल था। जो नाजी उधर गए थे लड़ने के लिए, उनकी भी सही फटी थी। बैरन आइलैंड। और जापानीज माइंड, वो तुम्हारा वॉरियर वो जो कर रहे थे वॉरफेयर, वो बहुत डेंजरस लेवल था कि यानी जितनी भी वाटर सप्लाई। पर यहाँ ये समझने वाली बात है कि जापान में भी हर कोई ऐसा नहीं होता होगा, एक खास तरीके की मेंटालिटी का बंदा ही ये चीज़ें करता है। और बस ये है कि शायद उनके वहाँ कोडिफाइड है ये चीज़ें, तो इसलिए जो भी होता है वो उसी कोड के थ्रू आता है, तो उसका वही माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट बिल्ड करके आता है वहाँ, वो है वो माइंडसेट एग्जिस्टेंस में। ये है इम्पोर्टेंट बात। सबको पॉइजन कर डाला। तो पेलुलू में ही हुआ था, जितने भी वाटर, तो ये लोग 40 बता रहे थे, पानी नहीं था इनको पीने को, पेलू या पलाऊ, क्योंकि उन्होंने सब में जानवर काट काट के डाल दी, थोड़ी तुम जिंदा रह के दिखाओ। तो अलग ही लेवल का ट्रॉमा लेके आए हैं। ऊपर से बात ये कि किसी को पता ही नहीं कौन कब जिंदा रह सकता है, यू नो।
तो ये निकल गया। जापानीज कल्चर का एक वॉरफेयर के साथ वो रहा है बहुत अलग लेवल पे, क्योंकि ये कभी पहली चीज कॉलोनाइज नहीं हो पाए, इन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया। तो पता है ना क्रिश्चियन हिस्ट्री एंड के दिनों में अमेरिकन घुस गए थे, ये रेजिस्ट करते रहे थे बिल्कुल एंड तक, लेकिन घुस गए थे अमेरिकन फाइनली। बट अमेरिकन ने कॉन्कर नहीं किया था, बट अमेरिकन ने इन पे अपनी फेवर की जो बिजनेस टर्म्स हैं वो ज़रूर इम्पोज कर दी थी। तुम्हारे से पोर्चुगीज थे जिनके साथ जापानीज ने ट्रेडिंग अलाउ करी थी, नहीं, बाकी बाद में जितने भी अमेरिकन ने करवा जेस्यूट्स लिया और था। तुम्हारे जितने भी कन्वर्ट करने आते थे खोपड़े उड़ाए उनके उन्होंने। हाँ ये हुआ है पहले। जापानीज ने जिस लेवल पे खोपड़े उड़ाए हैं क्रिश्चियंस के, तुम अगर पढ़ने बैठ जाओ तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा सीधे, क्योंकि कल्चर होता है ना सैमुराई, गला काटो कटाना से। तो ये लाइन पे तुम्हारा आई थिंक ओडा नोबुनागा था, तुम्हारा नोबुनागा था ओडा क्लैन का, जिसने पोर्चुगीज से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि उसको पसंद थे। शोगुन तो होते इसके थे चक्कर ना, में इनके पास शोगुन। गन्स वन्स में आने लग गई थी खूब सारी, और लिटरेचर भी इधर उधर जाने लग गई थी। वो तुम्हारी जो पेंटिंग इन्फ्लुएंस हुई वो भी इसलिए हुआ कि फिर हमारे वुड ब्लॉक पेंटिंग्स उधर गई। फिलहाल पोर्चुगीज वर द ओनली पीपल, तभी तुम्हारे नहीं, पोर्चुगीज वर द वन हु स्टार्टेड फर्स्ट ट्रेडिंग विद देम, और उसके बाद फिर उन्होंने उसे दोबारा बंद कर दिया। और फिर उसके बाद जब अमेरिकन उनके शोर पे आए ना, तो अमेरिकन ने उनसे ज़बरदस्ती ट्रेड खुलवाई थी। जापानीज में क्रिश्चियन या फिर वो रिलीजन नहीं आ पाया, बुद्धिस्ट है, इन्फ्लुएंस ही नहीं दिया। आप या फिर जो उनका शिंतो रिलीजन। के आइलैंड पे खोपड़े काट देंगे तुम्हारे, हमें दोस्ती नहीं करनी तुमसे। अलग ही ब्रीड की पागल लोग थे वो। तो जापानीज की ये चीज है, आज भी वो yes, उसी 97% होमोजीनस है सोसाइटल में बहुत तगड़े लेवल का। रेशियली। और उनके में एक ऑनर वाला सिस्टम है जो भी बहुत टॉक्सिक है हैप्पीनेस इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इतने भयंकर लेवल पे आपको एल्डर्स की सुननी है, गिल्ट बड़ा तगड़ा है भाई। इतनी रूल वो बाउंड सोसाइटी की रूल्स 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 हर चीज में रूल्स। उनके कॉर्पोरेट कल्चर में भी बहुत हायरार्की है। वो वही माइंडसेट आ रहा है ना। ज्यादा विमेन नहीं है सीनियर पोजीशंस में अभी भी। विमेन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर प्रोफेशनलिज्म भी क्रिएट करती है वो चीज़। क्योंकि कल्चर में वही था ना, ये तुम्हारा जो समुराई कल्चर जो तुम्हारा बेसिकली पूरा वो आया है उसमें वही था ना। पूरे पुराने हर कल्चर में यही होता था कि औरत घर पे है, आदमी लीड कर रहा है। पेट्रियार्की। बट तुम्हारा आई थिंक कार्बनाइजेशन या फिर आई थिंक जापान, तुम सिंपल क्रिएटिविटी में भी बात कर लो, तुम्हारा टेक्नोलॉजी की क्रिएटिविटी में भी जापान बहुत आगे वर्ल्ड से, ठीक है। मेडिसिन में भी तुम देख लोगे तुम्हारे नोबेल, वो एक अजीब ही किस्म की कंट्री है। मैं कहीं पता नहीं कहाँ देख रहा था, कहते वो बाथरूम के अंदर भी ना थोड़ा जैसे ही फ्लश करो तो साथ में पता नहीं क्या होता है, साथ में म्यूज़िक बजने लग जाता है, या पता नहीं कैसे होता है कि ताकि कोई अगर वॉशरूम यूज़ कर रहा है और कुछ आवाज़ें निकल रही हैं तो साथ वाले को सुनाई ना दे। कुछ इस तरीके का सिस्टम भी होता है उधर। जहाँ पे जितनी भी हो गई एडवांसमेंट, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, साइंस, इसमें लोग बहुत आगे रहते हैं। तुम्हारा आई थिंक जो पेटेंट्स डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजीज में चलेगी, क्योंकि कार्बन अब सब सारे कंट्रीज अपने नेट जीरो गोल बना रहे हैं ना, कार्बन एमिशन कम करके। कार्बन किसी ने 2060 का बनाया है, आई थिंक किसी ने कुछ का मैंने बनाया भी बनाया, अनाउंस किया है अभी। क्या अनाउंस नहीं किया, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो अनाउंस करने वाले हैं इंडिया 2045 इंडिया हां 2045 इतना इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी नहीं हो सकता। 2050 इंडिया कंसीडर्स 2050 नेट जीरो टारगेट। कंसीडर है, फिर वो बनाया नहीं है, अभी कंसीडर कर रहे हैं। बनाया नहीं। ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जैसे गोल निकलेगा। क्योंकि जो कंट्रीज कर रही हैं ना, स्टार्ट कर रही है नेट जीरो, जिन्होंने गोल बनाया 2060 2050 सबके ही हैं। चाइना का भी 2060 ही अलग लेवल पे। तूने क्लाइमेट चेंज पे कोई वीडियो बनाया है? किस चीज पे? क्लाइमेट चेंज पे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बहुत सारे बनाए हैं। ओके तो जापान में ये वैसे कह रहा था, तुम्हारा डीकार्बनाइजेशन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है कि तुम्हारा उसमें आई थिंक। और जो कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे में अभी जो इलेक्ट्रिक कार सेल्स हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया नॉर्मल कार सेल्स। 2025 तक कह रहे थे नॉर्वे भी एलिमिनेट उन्होंने भी जो गोल अपने सेट किए हैं नेट जीरो तक पहुंचने के, वो भी अभी काफी दूर है उससे। होंगे भाई, क्योंकि पहली चीज तुम्हारा, तुम्हें अच्छा भाई पता नहीं तुमने न्यूज़ पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, फ्रांस 2015 में आई थिंक क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ है, राइट? 2015-2016 में, ठीक है। और इनका गोल था पहला 2030 तक ये अपने एमिशंस हम इतना समथिंग कम करेंगे। तो 2015 में जो एमिशन थे आई थिंक 30 समथिंग टन थे, मिलियन समथिंग, मुझे अभी पता नहीं है, वो हो गए 55 2020 में आके। तो 4 एनवायरमेंटल एनजीओ ने सू किया है फ्रांस को कोर्ट में, और वो जीत गए। 20 मिलियन 2 मिलियन समथिंग वोट्स हुए लोगों के कि तुम गवर्नमेंट को सू कर दिया कि तुम साले झूठ क्यों बोल रहे हो, बेवकूफ क्यों बना रहे हो, तुम्हारे जो तुम खुद के गोल सेट कर रहे हो,
इट वाज वेरी फनी कि लाइक एनवायरमेंटल यू नो लाइक उन्होंने कोर्ट के थ्रू सू करा सरकार को, स्टेट ऑफ फ्रांस, एंड दे वन। हम लाइक बढ़िया चीज है, लाइक बढ़िया यू जी कैन है कॉल तो आउट यार। राइट कि क्लाइमेट चेंज को लेके तुम बकबक तो बहुत कर रहे हो, कि गोल तो तुमने इतने बना दिए कि 2030 में हम इतना वो कर देंगे वो यो। बट मैं ये बता रहा था, रुको तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हारा जापान बाद में कंटिन्यू करें इस कन्वर्सेशन को, बहुत लंबा अच्छा। हो गया है एक सेशन के लिए। मुझे पता भाई नहीं को था यार, आदत हम नहीं लोग है। तो बहुत लंबी बकलोली कर लेते हैं। हाँ 1 घंटा 30 मिनट का होने वाला है। हाँ तो मेरे को अपना वीडियो रिलीज करना है तो भाई वो मैं का करना तेरा चाहूंगा, 8 बजने वाला है। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट अगले हफ्ते फिर से करना हो डेफिनेटली। मोहक बताओ यार, करोगे? हाँ वापस करना है। मोहक तुम्हारा दिल नहीं है तो सच सच बताओ। मैं भी नहीं वापस करना है, नहीं कर लेंगे करोगे पक्का? चलो। हाँ हाँ ठीक है भाई, अगर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। हाँ ठीक है चलो फिर इसको कैन करते ठीक हैं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो फिर थैंक ओके यू सो खत्म हो गया मच भाई ये तो। सी यू या थैंक यू। थैंक यू। ओके हाँ काफ़ी तरीके की बातें हुई बट और मज़ा आया यार, काफ़ी डिफरेंट। आज ज़्यादा बात हुई है क्या कहते हैं चाइना के बारे में और क्लाइमेट के बारे में और जापान के कल्चर के बारे में मेनली। तो हाँ जो मैं भी जानता था या मेरे भी 2 सेंट थे वो मैं भी ऐड कर रहा था साथ साथ में। होपफुली कुछ मैंने भी कंट्रीब्यूट किया ही होगा। एनीवेज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।